भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, लज्जे तू लईसी जय भगा करे तू। इसमें जो नायिका या जो एक औरत अपने पति के संदर्भ में अपने सहेलियों से कहती है कि युद्ध भूमि में, ये अच्छा हुआ कि युद्ध भूमि में मेरा पति मारा गया, अगर यदि वो घर भागकर घर वापस आता तो मुझे अपने समवयस्कों के सामने अपमानित होना पड़ता। तो यहाँ पर जी सर, नायिका ने कौन अपने, सा? जी, जी, इसमें इसमें कौन सा छंद है सर? ये जो पंक्तियाँ हैं किस इसमें छंद में है? ये दोहा छंद है। जी सर। दोहा छंद किसे कहते हैं? इसको आप परिभाषित कीजिए सर। दोहा एक अर्धमात्रिक छंद है, जिसमें से एक पंक्ति में 13 और 11 मात्राओं के बाद यति होती है, और उसमें कुल 24 मात्राओं का छंद होता जी सर, एक कोई है। एक उदाहरण दल में दे 26। पाएँगे? जी, उदाहरण दे पाएँगे? दोहा छंद का, हेमचंद के अलावा कोई अन्य पंक्तियों के माध्यम ये जी कबीरदास जी का एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसमें प्रत्येक दल में अगर देखा जाए तो पहले 13 पंक्तियाँ, 13 मात्राएं, और उसके यति के बाद 11 मात्राएं रहती जी, जी सर। हैं, और अंत में मेरी तरफ से लघु। जी, जी, जी। मेरी तरफ से आपके प्रश्न पूरे हुए। मैं अन्य साथी से अनुरोध करूँगी कि जारी रखें। जी हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। अच्छा, तो अभी नागार्जुन की बात हो रही थी, नागार्जुन आपके प्रिय कवि हैं। जी, तो मेरा सवाल ये है कि जो घुमक्कड़ त्रयी है, जी, उसमें अग्गे, राहुल सांकृत्यायन और नागार्जुन का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। जी, तो नागार्जुन का यात्रा साहित्य या घुमक्कड़ी में क्या योगदान है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। जी। नागार्जुन का अगर उसका जीवन दृष्टि को देखा जाए तो उन्होंने लगभग जीवन पूरा घुमक्कड़ प्रवृत्ति का ही रहा है, और उनके जो जीवन में जो जो पक्ष आते हैं तो घुमक उनके जो साहित्य में जो जो प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती है तो घुमक्कड़ साहित्य से ही, मतलब उनके जो घुमक्कड़ जीवन से ही मिलती है। और उनका यात्रा वृत्तांत का मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कहाँ-कहाँ की यात्राएँ की या फिर किस तरीके से उनका घुमक्कड़ जीवन रहा, थोड़ा-सा और बता सकते हैं? जी, उनका जो प्रारंभिक जीवन है वो मिथिला में रहा है। उसके बाद ये अध्ययन के लिए काशी में भी आए थे, जहाँ पे उन्होंने बंगला और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया था। और उनके अच्छा। पश्चात बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए वो श्रीलंका गए थे। और उसके बाद उनका जो उत्तर भारत में ही क्रमशः लाहौर वगैरह में अपना कर्म क्षेत्र बनाते रहे हैं। जी। एक आपने कहा था कि नागार्जुन को जो प्रकृतिवादी कविता है उसका सलाहकार पुरुष माना जाता है। तो जी, सलाहकार पुरुष से आप क्या समझते हैं? थोड़ा-सा जी, विस्तार से बताइए। जी, श्लाघा पुरुष में ये कह सकते हैं वो उस प्रतिनिधि करता हो, उनके साहित्य में ही उस विशेष जो प्रवृत्ति है उनका समग्र प्रवृत्तियाँ उस एक ही पुरुष में देखने को मिल जाती है। जिस प्रकार चायवाद का श्लाघा पुरुष निराला को कहा जाता है, उसी प्रकार प्रगतिवादी धारा में नागार्जुन को श्लाघा पुरुष कहा जाता जी। आपने छायावाद का नाम लिया, तो छायावाद पर आरोप लगाया जाता है पलायनवाद का। तो है। क्या आप जी, इससे सहमत हैं क्या? इसके संबंध में नहीं, बताइए। ये पूर्णतया आप उनको पलायनवादी नहीं कह सकते हैं। हालांकि कुछ रचनाओं में ऐसा मिलता है, जैसे कामायनी में मनु का उदाहरण देख लें, और एक अंश तक ही उनमें पलायनवाद मिलता है, लेकिन अगर पूरे छायावाद को समग्र रूप से देखा जाए तो उनको पलायनवादी कहना बिल्कुल अनुचित जी। निराला जी हैं, उनको ओज और औदात्य का कवि कहा जाता है। है। जी, तो इससे क्या तात्पर्य है? जी। ओज और औदात्य का कवि उनमें जो एक तरह का निराशा में भी आशा का संचार, और जो वाणी या साहित्य में एक अत्यंत ओज रसपूर्ण कविता देखने को मिल जाती है, और एक उदात्त भावना का समावेश, जो उनका नायक रहता है उसमें उदात्त भावना का अ, समावेश रहता है।
ये और निराला ने अपने वास्तविक जीवन में और उसमें साहित्य में भी दोनों परंपराओं का पूरा पालन किया, इसलिए निराला को ओज और उदासी का कवि कहा जाता और एक ये है कि जो निराला जी हैं, उनको महाप्राण निराला कहा जाता है, तो महाप्राण से क्या तात्पर्य है? किसने कहा था ये और क्या तात्पर्य इसका? है। महाप्राण तो याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, शायद गंगा प्रसाद जी ने कहा था। और इसमें जी, महाप्राण सही यानी बोल कि रहे हो वो आप। प्राणों में एक जो उनके जीवन में एक जीवनता होती है, उन्हीं के कारण उनको महाप्राण कहा गया है। जी। आप जोधपुर से संबंध रखते हैं, तो बारिक बात क्या है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। प्रश्न दोहराएंगे मैं? बारिक बात के संबंध में थोड़ा बताइए क्या है? बारीक नाम बार सुना आपने? जी। बारीक बार में ध्यान नहीं आता। रामस्वरूप किसान। राम स्वरूप जी किसान जी, हाँ, राजस्थान में लेकर गए। जी, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हाल ही में जो मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था जी, रेत समाधि को, तो उसका अनुवाद किसने किया था? उसका मैं समझ सकूंगा यार। जी। रेत समाधि पढ़ा है आपने? जी, मैं पूरा तो नहीं कर पाया लेकिन पढ़ा है मैंने। तो इसकी क्या मूल कथा वस्तु है, इसके संबंध में थोड़ा बताइए। जी, इसमें एक नायिका कह सकते हैं, वो एक 80 वर्षीय वृद्धा है, जो अपने बेटी के साथ रहती है, और उसकी जो पाकिस्तान तो विभाजन के बाद उनके जो अपने पति की तलाश में पाकिस्तान जाने की यात्रा का वर्णन है। और उसके जो जीवन में जो उनके मनोभाव या व्यापक उतार चढ़ाव आते हैं, वो उनका बहुत ही आपने शानदार। विभाजन का नाम लिया, तो भारत और पाक विभाजन को लेकर कोई और भी उपन्यास लिखे गए हैं क्या? आपकी प्रिय विधा उपन्यास है तो कौन कौन से जी, उपन्यास है जो इसको लेकर लिखे गए हैं, जी, उनमें जो विभाजन को प्रमुख लेकर? उपन्यासों की बात की जाए तो भीष्म साहनी जी का तमस उपन्यास और यशपाल जी का झूठा सच उपन्यास प्रमुख तौर पर। पढ़े है क्या आपने कोई इनमें से? जी, तमस के बारे में थोड़ा बताइए। ये तमस उपन्यास में जो लाहौर के पास के गांव की 5 दिनों की घटना है, जिसमें जब विभाजन होने वाला होता है उस समय की। तो वहाँ पर उस समय जो हिंदू मुस्लिम के दंगों के बारे में चित्रण है, और जो अंग्रेजी शासन की उदासीनता के बारे में बताया गया है। और इसमें दोनों ही तरफ से जी, निरीह कोई पक्ष के लोग। कहानी भी कोई याद आ रही है आपको? ये कहानी भारत पाक विभाजन पर कहानी राकेश मोहन राकेश की मलबे का मालिक है, और एक कृष्णा शोध जी का सिक्का बदली है। जी। और कहाँ से प्रश्न पूछे जाए आपको, आपका प्रिय कालखंड या फिर कोई विशेष? जी, आदिकाल पर पूछ लीजिए। अच्छा, आदिकाल पर। आदिकाल में जो सीधा उनमें एक शून्य शब्द का प्रयोग लिया जाता है, तो उससे क्या समझते हैं आप? शून्य समाज, शून्य। शून्य प्रश्न दोहराएंगे। जी। आदिकाल में जब सिद्धू की बात होती है तो एक शून्य शब्द का प्रयोग लिया जाता है, जी, उससे क्या समझते हैं? जी, शून्य ठीक एक है, जो एक सिद्धि में या योग शास्त्र में एक प्रचलित शब्द है, जिसमें जो चित्त की सभी प्रवृत्तियों का जब शांत हो जाती है और एक समाधि अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसको शून्य दशा कहा जाता है। इसमें कोई एक भी हठ विचार योग भाव। साधना। जी जी। जी, एक हठ योग साधना आती है जिसमें है का सूर्य और चंद्रमा इस तरीके से अर्थ निकाला जाता है, तो जी, इससे क्या तात्पर्य है? जी, इसमें हठ योग में सूर्य और चंद्रमा जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ होती है, उनके बीच जो समन्वय स्थापित करने के लिए उनका प्रतीक रूप में सूर्य और चंद्र को कहा गया है। और इसमें जब योग में जब सांस प्रवाह चलता है, तो इन दोनों के माध्यम से चलता है। और जब ये समाधि अवस्था या जो आदर्श अवस्था आ जाती है, तो उसमें दोनों का ही मतलब एक साम्य या संतुलन हो जाता है, और प्राण ध्रुवगामी हो जाता है। कुंडलिनी जागरण और ईड़ा और पिंगला, ये जी, शब्द नातों में प्रमुख रूप से आते हैं, तो ईड़ा और पिंगला क्या है? ईड़ा और पिंगला एक मस्तिष्क से लेके जो ये मेरुदंड के आसपास की जो नाड़ियाँ हैं,
जिसमें जो सर्पिलाकार आकार के रूप में इसके मेरुदंड के चारों ओर रहती है। इन्हीं को ईडा और पिंगला कहा जाता है, जहाँ से प्राणों का आवागमन होता रहता है। जी। एक विद्यापति है, उनको जातीय कवि, हिंदी के जातीय कवि कहा जाता है, जी तो इसके बारे में बताइए थोड़ा। जी, विद्यापति जी के जाति कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि वो एक पूरी हिंदी साहित्य या जो हिंदी भाषी क्षेत्र के एक प्रतिनिधि कवि के तौर पर उनको लिया जा सकता है। उन्होंने अपने रचना संसार में एक व्यापक क्षेत्र को अपने अपने रचना में पूरे क्षेत्र को उन्होंने अपने समावेशित किया है, और उनकी जो रचनाओं का प्रभाव है आज तक भी आसाम, बंगला, उड़ीसा, मिथिला क्षेत्र, यहाँ तक कि ब्रज क्षेत्र में भी उनका प्रभाव पड़ा, इसलिए इनको जाति कवि कहा जाता तुलसीदास जी के साथ भी जातीय का शब्द प्रयोग में आता है, है। तो क्या दोनों एक ही है या फिर अलग अलग है? जी, इनको उनका जो प्रभाव तो अलग अलग तौर पे है, लेकिन जाति कवि इनको भी तुलसीदास जी को भी माना जा सकता है। अगर शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो इनको भी एक ही है। जी, धन्यवाद। आपका साक्षात्कार बहुत अच्छा रहा। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। जी, 2 जनों का ही है इसमें। हाँ अशोक जी, आप जुड़े? हाँ सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। आप आज साक्षात्कार देने आए हैं सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं मेरठा सिटी से आया हूँ, नागौर जिले के मेरठा सिटी से। जी, आप जिस रास्ते से आए हैं उस मार्ग का नाम बताएंगे? कौन से मार्ग से गुजर कर आए हैं आप? जी मैं राष्ट्रीय राजमार्ग 65 से गुजरते हुए आया हूँ। जी जी। आपकी जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है उसके विषय में बताएं सर। आपकी कक्षा 10 कहाँ से हुई और कौन से सन में हुई? हाँ जी मैम, मैंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय जसनगर, जिला नागौर से मैंने 1998 में कक्षा 10वीं की पढ़ाई की है, और कक्षा 12वीं की पढ़ाई मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेतरा जिला पाली से की है, और स्नातक का अध्ययन मैंने जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से किया है, और प्रास्नातक और बीएड मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से की है। परास्नातक आपका? हाँ जी मैम। परास्नातक कौन से सन में संपन्न हुआ आपका? 2005 में हुआ। जी सर। 2005 के बाद आप क्या कर रहे हैं सर? जी मैम, फिर मेरी तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर मेरा चयन हो गया था, और उस समय से मैं सेवारत हूँ, और वर्तमान में मैं व्याख्याता के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेरठा सिटी में कार्यरत हूँ। जी सर। तो आप पहले तृतीय श्रेणी शिक्षक थे, उसके बाद आप स्कूल व्याख्याता में आए और अभी आप सहायक आचार्य बनना चाहते हैं कि परीक्षा आपने पास की है। तो ऐसे क्या कारण रहे सर कि तृतीय श्रेणी की आपने प्राप्त की और उसको छोड़ा, फिर आप स्कूल व्याख्याता में आए और अब उसको स्कूल व्याख्याता वाली को छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसे क्या कारण रहे? हाँ जी मैम, छोड़ने वाला कोई कारण नहीं, उसी में सतत मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही हूँ और कोई दूसरे क्षेत्र में नहीं हूँ। और जैसे मेरा प्रमोशन भी हो सकता था, परंतु उससे पहले मैंने आरपीसी के द्वारा एक परीक्षा दी और उसमें मेरा चयन हुआ है। तो मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ, और आगे भी जो सहायक आचार्य के पद है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अध्ययन और अध्यापन में मेरी रुचि है, इसलिए मैं इसी से जुड़ा हूँ। और एक मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है विकास की ओर आगे बढ़े, और वैसा मैं कर रहा हूँ। जी सर। तो आप सहायक आचार्य से भी अगर आपका यहाँ हो जाता है चयन, तो इससे आगे बढ़ने में रुचि रखेंगे, बढ़ना चाहेंगे? मैम, सहायक आचार्य से आगे फिर वैसे प्रमोशन होता है, तो जैसे प्रोफेसर है या
जैसे उसमें प्रमोशन होता तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि जीवन में अपने आगे बढ़े, तो वैसे ही मैं चाहता हूँ। जी सर, आप शोध के क्षेत्र में आना चाहेंगे? यदि आपका सहायक आचार्य में चयन कर लिया जाता है तो? बिल्कुल मैम, आना चाहूंगा मैं। जी सर। जी, जी। तो शोध के लिए कोई विषय सोचा आपने कि मुझे आगे चलकर शोध करना है, तो मैं इस विषय पर शोध करूँ? जी मैम, फिलहाल तो मैंने अभी कोई पीएचडी वगैरह नहीं की है, और जब भी मेरी इसमें चयन हो जाता है तो उसके बाद में मैं इसके लिए उस समय सोचूंगा मैं। फिलहाल मैंने कुछ नहीं सोचा। अभी कुछ तय नहीं जी, जी। हाँ आप से कौन से क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाएँ? हाँ जी मैम, आधुनिक काल से आप पूछ सकते हो। जी सर। आधुनिक काल का जो समय है, वह कहाँ से और कब प्रारंभ होता है? इसके संदर्भ में हाँ बताएँ सर। हाँ जी मैम, आधुनिक काल का समय जो है, एक आधुनिक काल की पूर्व पीठिका के रूप में हम देख सकते हैं तो 1843 से लेकर 1868 के बीच में जो है आधुनिक काल प्रारंभ होता है। और वैसे 1868 से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य रचना शुरू की है, तब से भी आधुनिक काल मानते हैं। तो ये जो समय है 1843 से प्रारंभ हो जाता है। सर ये 1843 से जो माना जाता है आधुनिक काल का प्रारंभ, इसके क्या कारण है? और 1857 भी माना जाता है, 68 भी माना जाता है, तो आप कोई कारण मैम, बताएँगे कि विद- जी, विद्वानों ने जो 1843 से लेकर 1868 के बीच में ये भारतेंदु युग की पूर्व पीठिका के रूप में इसको लिया है। तो और फिर बाद में 1868 में आधुनिक काल का प्रारंभ, भारतेंदु युग की रचनाओं में आधुनिकता की जो विशेषता है वो उसमें मिल जाती है। फिर 1857 की जो क्रांति हुई है, जिसमें राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति है, तो राष्ट्रीयता की भावना है, आधुनिकता की एक प्रमुख विशेषता है, वो हमें नजर आते हैं। जी सर। भारतेंदु काल की कुछ शिल्पगत विशेषताएँ बताएँ आप? हाँ जी मैम, भारतेंदु काल में काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग होता था, और गद्य के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग होता था। और उनकी जो विशेषताओं में, जैसे छंदों में लावणी, मुकरिया वगैरह, या ये मुकरिया शैली है, उसका प्रयोग किया जाता था। और एक समस्या पूर्ति के रूप में भी इसका प्रयोग होता था। जी और सर, इसमें आपने अभी प्रबंधात्मक और मुक्तक काव्य काव्य का रूप मुक्तक अधिक था उसमें। जी, जी। अभी आपने समस्या पूर्ति का नाम लिया, तो कोई हाँ जी। ऐसी पंक्ति या समस्या पूर्ति की पंक्ति आपको याद आ रही है? किसी भी भारतेंदु हाँ, कालीन कवि की? अब पूरी पंक्ति तो नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र की है एक पंक्ति, पपिया जब पूछे पीऊ कहाँ, तो इस तरीके से ये समस्या पूर्ति के रूप में है। जी, जी सर। भारतेंदु जी ने नाटक भी लिखे हैं हाँ और जी मैम। जी, कोई नाटक पढ़ा आपने उनका, भारतेंदु जी का? हाँ, नाटक तो भारतेंदु जी का पढ़ा हुआ मैम, काफी समय हो गया। अंधेरी नगरी था। जी, कुछ स्मृति में आ रहा है अंधेरी नगरी के बारे में आपको? हाँ, अंधेरी नगरी में मुख्य रूप से इसका जो प्रतिपाद्य विषय ये है कि जो प्रशासनिक या जो व्यवस्था है उसके प्रति चोट की है, राजनीति पर करारा व्यंग्य क्या है, और जो प्रशासन में पाए जाने वाले भ्रष्टाचार है या जो अन्याय है उसके प्रति यहाँ इंगित किया गया। जी सर। समकालीन कवि जो वर्तमान में लिख रहे हैं, आप नाम बताइए, जो भी आपकी हाँ स्मृति में आ रहा है? हाँ जी, जी मैम, समकालीन कवि के रूप में अशोक वाजपेयी है, कैलाश वाजपेयी है, राजेश जोशी है, मंगलेश डबराल है, वीरेंद्र डंगवाल है, और राम स्वरूप जो है, ये इस तरीके से, या नंद किशोर राजस्थान आचार्य है, से ऋतुराज। जी, हाँ हाँ, राजस्थान से राजस्थान के हाँ, राजस्थान के समकालीन कवि नंद किशोर आचार्य और ऋतुराज। जी, जी। ऋतुराज जी कहाँ से संबंध रखते हैं? ऋतुराज जी वर्तमान में तो जयपुर में है, और इनका संबंध जहां तक याद कर भरतपुर से होना चाहिए। जी, जी। भरतपुर से एक दूसरे रचनाकार भी हैं, नाम बता पाएँगे आप? भरतपुर से जो पहले प्र साहित्यकार था रांगे राघव, जो है बीर जी, गांव है, वहां से संबंध। जी। उनकी एक कहानी है गदर, पढ़ी है आपने? हाँ जी मैम, पढ़ी है मैंने।
इसकी क्या मूल संवेदना है सर? बताएँ। हाँ, इसमें मूल संवेदना है ये है कि ये जो गदल नायिका है, उस नायिका के एक सशक्त चरित्र यहाँ उभर कर हमारे सामने आता है। वो अपनी परंपरा की निर्वाह के लिए वो शासन के विरुद्ध भी चली जाती है। तो अपनी परंपरा निर्वाह करने के लिए वो बंदूक तान कर भी खड़ी हो जाती है और उनका उनसे मुकाबला भी लेती है। और अपने जो देवर है उसका जो पारवा है उसके लिए वो उस परंपरा को निर्वाह करने के लिए वो तैयार रहती है। जी सर, बहुत अच्छे हैं। मेरी तरफ से आपके प्रश्न पूरे हुए। मैं धन्यवाद। दूसरे साथी से अनुरोध करूँगी, जारी रखें। नमस्ते सर, मैम। नमस्ते। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सहज महसूस कर रहा हूँ। जी। आधुनिक काल आपका प्रिय कालखंड है, तो आधुनिकता और आधुनिकीकरण तीनों एक ही है या अलग-अलग हैं? अलग है तो हाँ, आप किस संदर्भ में इनको अलग रूप में देखते हैं? हाँ जी मैम। आधुनिक का जो मुख्य रूप से बात है ये है तो हिंदी साहित्य में आधुनिक एक ऐसा शब्द है जो हर अपने पूर्ववर्ती काल से नया है, आधुनिक है। और जिसमें और हिंदी साहित्य में देखा जाए तो रीतिकाल के बाद में आधुनिक काल आता है, जो भारतेंदु काल से इसका उदय होता है, जिसमें डॉक्टर नगेंद्र ने भी ये दो बिंदु बताए हैं, मध्यकाल से भिन्नता और इहलौकिक दृष्टिकोण। तो यहाँ आधुनिक की बात हो रही है और इसमें मानव केंद्र में आ गया है आधुनिक में। और जहां पर आधुनिकता की बात है तो इसी आधुनिक से ही आधुनिकता शब्द बना है, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टि है, तर्कमूलक दृष्टि है, रूढ़िवाद का इसमें विरोध है। तो ये आधुनिकता है। और अगर आधुनिकतावाद की बात करते हैं तो ये विश्व युद्ध के बाद में जन्मी एक दृष्टि है, जिसके केंद्र में व्यक्ति है। और यहाँ पर व्यक्ति के इस विश्व युद्ध के कारण उनमें जन्मी कुंठा है, संतरास है, पीड़ा है, अस्तित्ववाद है, क्षणवादी जीवन दृष्टि है, ये प्रमुख रूप से इसमें उभर कर आती ये क्षणवादी जीवन दृष्टि आपने एक शब्द का प्रयोग किया, ये क्या है? है। हाँ जी मैम। विश्व युद्ध के कारण ये हुआ कि व्यक्ति को यूं लगा कि जीवन जो है एक लंबा जीवन का कोई भरोसा नहीं है, यानी कि भविष्य का कोई भरोसा नहीं है, कल पर भी विश्वास नहीं है। जो भी जीना है आज के अंदर ही जियो, वर्तमान में जियो। आगे जी कहते हैं कि आओ हम उस अतीत को भूले और अपने रग रग के अंतर को छूले इसी क्षण, क्योंकि कल हम रहे ना रहे, क्योंकि कल हम वह भी रहे ना रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है निराशावाद की अभिव्यक्ति होती है और वर्तमान में जीने की ये बात करते हैं। एक नई कविता या फिर प्रयोगवाद है, किसमें इस शब्द का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है? हाँ जी मैम। कौन से कालखंड की विशेषता है? ये प्रमुख रूप से जैसे प्रयोगवाद में प्रारंभ हो जाता है, प्रयोगवाद में जो है क्षणवाद की अभिव्यक्ति होने लग जाती है अच्छा। और और नई एक कविता ये में है कि ये जो मिलती है। जो आधुनिक काल है उसमें लंबी कविताएं काफी लिखी गई थी, हाँ जी। तो कुछ याद है आपको? हाँ, कौन कौन लंबी सी कविता थी? जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा है, या गे जी की असाध्य वीणा है, या जैसे गजानंद माधव मुक्तिबोध की अंधेरे में है। तो इस प्रकार से ये लंबी कविता है। पढ़ी है क्या आपने कोई राम? हाँ, तीनों कौन ही सी मैंने पढ़ी है? हाँ, राम की शक्ति पूजा है। अच्छा, कोई पंक्ति याद है क्या आपको? हाँ जी, राम की शक्ति पूजा का जो प्रारंभ होता है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण शर विधृत शिपर कर, वेग प्रकर शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यू भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्ययु क्रुद्ध कपि विषम हु विस्तृत वहिनी राजीव नयन हत लक्ष्य बाण लोहित लोचन रावण मद मोचन महियान राघव लागव रावण वारण गत युग में प्रहार उद्दत लंकापति मृदित कपिदल विस्तार। जी मैं। बहुत ही अच्छा सुनाया आपने। एक अभी कहानियों की बात हो रही थी, गदर कहानी की बात आपने की, तो हाँ हिंदी जी। साहित्य में और कौन सी कहानियां हैं जो नायिका प्रधान है या फिर नायिका को केंद्र में रखकर लिखी गई है? और कोई याद है क्या आपको? जिस तरीके से गदल नायिका प्रधान है, वैसी जैसे ममता कहानी भी हम ले सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी की नायिका प्रधान है।
इसके अलावा कोई आपकी इसके प्रिय कहानी अलावा कौन सी है? मेरी प्रिय कहानी उसने कहा था। अच्छा, इसकी मूल प्रतिपाद्य क्या है? इसमें मूल प्रतिपाद्य ये है कि प्रेम के लिए जो बलिदान है, जो है निस्वार्थ बलिदान कर देना, और जी, ये है। उसने कहा था का नाम लिया आपने, गदल का नाम लिया, ये जो कि प्रेम पर केंद्रित है। और भी कोई कहानी याद है आपको? और भी याद नहीं आ रही। अच्छा, कोई बात नहीं। प्रेमचंद की कौन जैसे कौन सी कहानी उसमें आपने पढ़ी है? पुरस्कार कहानी है, वो भी इसी तरीके से है। जी, उसमें व्यक्तिगत प्रेम सर्वोपरि है या फिर राष्ट्र प्रेम? हाँ, उसमें राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि, मधुलिका है जो, यहाँ पर राष्ट्र प्रेम जी, है वहाँ सर्वोपरि। अच्छा, तो मैं ये पूछ रही थी कि प्रेमचंद की कौन सी कहानियां पढ़ी आपने? हाँ, प्रेमचंद की जैसे पंच परमेश्वर है, सदगति है, कफन है, बूढ़ी काकी है, बड़े भाई साहब है, नशा है, दो बेलों की कथा है। जी, प्रेमचंद में जो आदर्श उन्मुख यथार्थवाद देखा जाता है, तो उससे आप क्या समझते हैं? हाँ जी मैम, इनके आदर्श उन्मुख यथार्थवाद इनमें मिलता है, आदर्श की ओर उन्मुख होता हुआ यथार्थ। यानी कि जिस तरीके से पहले जो चरित्र के माध्यम से आदर्श की बातें बताई जाती हैं, और साथ साथ में उसका यथार्थ का भी वर्णन मिलता है हमें। जिस तरीके से जैसे गोदान उपन्यास है, उस गोदान उपन्यास में आदर्श के माध्यम से यथार्थ की व्यक्त की गई है। एक तो जादुई यथार्थ, यथार्थवाद शब्द प्रयोग में आता है, हाँ जी, तो इससे क्या हाँ जी। तात्पर्य है? जादुई यथार्थवाद में ये होता है कि यहाँ पर जैसे मिथक और परिकथाओं के माध्यम से यथार्थ की अभिव्यक्ति की जाती है। यह है जादुई जादुई यथार्थवाद। जैसे अंधेरे का ब्रह्म राक्षस है, वहां पर है, इसमें जादुई यथार्थवाद का प्रयोग किया गया है। आधुनिक काल आपका प्रिय कालखंड है ना, तो जी जो मैम। भारतेंदु युग है उसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है, तो फिर जागरण काल कौन सा था? तो जागरण काल में द्विवेदी युग को कहा जाता है। जागरण सुधार काल कहा जाता है शायद। हाँ, जागरण सुधार काल। मैं जागरण काल के बारे में पूछती हूँ। हाँ, जागरण काल के रूप में अगर हम हिंदी साहित्य में ले तो भक्ति काल को कह सकते हैं। जी, जागरण और पुनर्जागरण कोई अंतर है या फिर क्या समझते हैं आपसे इससे? हाँ, भक्ति काल में जागरण के माध्यम से लोगों को जैसे जागृत किया गया है, और वहां पर ऐसा जैसे ऐसा अपने क्या हुआ कि एक हाँ कि जी, भारतेंदु युग में आकर एक बार पुनर्जागरण मतलब फिर से एक बार जागना हुआ, तो इससे मतलब क्या समझते हैं, थोड़ा हाँ बताएं। जी मैम। हाँ, पुनर्जागरण के माध्यम से यहाँ पर जैसे कि हम राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति हम जैसे साथ साथ में देखते हैं, तो यहाँ पर लोगों को जगाने का कार्य क्या है कि ये राष्ट्र अपना है और इसमें अंग्रेज किस तरीके से हमारा शोषण कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से एक तो ये पुनर्जागरण ये हुआ, फिर से जागृत हो। यहाँ पर समाज में पाई जाने वाली बहुत सारी जो कुरीतियां थी, रूढ़ियां थी, और उसके प्रति जागरूक किया है लोगों को। लोग अशिक्षित थे तो शिक्षा का महत्व बताया है। तो इनके माध्यम से हम किस तरीके से हम राष्ट्र पर हम अपना अपने राष्ट्र पर हम अपना अधिकार किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर पुनर्जागरण है। रीतिकाल में शायद इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है। क्या मैम? रीतिकाल में शायद इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया था। रीतिकाल का जो समय था उसमें श्रृंगारिकता और अलंकारिकता, चमत्कार और पांडित्य प्रदर्शन ही कविता का प्रमुख रूप से उद्देश्य रहा है। एक भूषण कवि को हम छोड़ दिया जाए तो अधिकतर कवियों ने है जो इसी पर रचना रची गई है। जी, भूषण में जो राष्ट्रीयता देखने को मिलती है, हाँ जी। उसके बारे में बताइए। क्या वो संकुचित हाँ, राष्ट्रीयता है या फिर राष्ट्रीयता का स्वर है? तो थोड़ा बताइए। राष्ट्रीयता का स्वर वहां पर हम संकुचित नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये समय सापेक्ष भी राष्ट्रीयता चलती है। तो उसमें जैसे मुगल थे हमारे, एक विदेशी ताकतें थी, अगर इनके विरुद्ध भी हमें विरोध करना, और वहां पर भारतीय और ये मुगल शासक भी हमारी जो हिंदू संस्कृति है, उनके मंदिर है या उन धर्म पर आघात पहुंचा रहे थे।
इस कारण से भूषण ने महाराज शिवाजी और छत्रसाल के माध्यम से जो दो ऐसे पात्र है जो भारतीय संस्कृति के रक्षक है, इन रक्षकों के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया है। तो उस समय की वो आवश्यकता थी। जी धन्यवाद, आपका साक्षात्कार बहुत अच्छा रहा। आपको धन्यवाद अग्रिम शुभकामनाएं। जी। सर नंबर किसको भेजना है? अर्जुन सर है तो उनको भेज दीजिए, ठीक है। या फिर हाँ, अर्जुन सर है ना? हाँ हाँ है, ठीक है सर। स्वाति जी और पूजा मैम प्रतिपुष्टि देवे। जी सर, अशोक जी सर बहुत अच्छा है आपका, तो मुझे तो कहीं कोई कमी नज़र नहीं है। अच्छा, बहुत फिर बढ़िया भी है। जी। नहीं सर, अच्छा दे रहे थे आप जवाब, मुझे नहीं लगी कहीं भी कोई कमी। अच्छा। जी सर। मुझे भी अच्छा लगा सर, इंदा सर और आपका बहुत ही अच्छा रहा। कोई कमी मुझे नहीं दिख रही कि हाँ इसमें सुधार होना चाहिए। अभिव्यक्ति भी अच्छी है और विषय का ज्ञान भी काफी अच्छा है, तो मेरी तरफ से अच्छा रहा। इंदिरा जी सर का भी बहुत अच्छा था, बस विधाओं के बारे में और थोड़े से अच्छे से तैयार कर लें। जैसे मैंने एक प्रश्न था मेरा कि उपन्यास विधा के तत्व, तो अगर यहाँ ना बोलते हैं तो ठीक नहीं है वो, क्योंकि बहुत ही सामान्य प्रश्न है। और जैसे आप प्रिय बताते हैं, कोई कविता, आप कविता का आप वाचन कर रहे हैं, तो उसकी पूरी पृष्ठभूमि भी हमें पता होनी चाहिए कविता के जी बारे में। जी जी सर। वो कालिदास वाली कविता है, तो उसका पूरा संदर्भ, उसकी व्याख्या, उसका सब कुछ हमें तैयार करना है, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं उनसे। ठीक है। बस बाकी इसकी दोनों का ही बहुत अच्छा था। जी। कालिदास की किस उस रचना से है प्रभावित? जी, जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं इंदुमती वाली, वो रघुवंश का संदर्भ है। और जो कामदेव वाली है वो ऋतु संहार से है। और जो तीसरा जो पद है वो मेघदूत से है सर। इस तरीके से ठीक। 3 ओके। संदर्भ लिए हैं। जी। और एक जो जाति वाला था, तो दोनों एक होंगे या अलग? ये कौन सा प्रश्न था सर? जो तुलसीदास जी को जाति कहा जाता है, विद्यापति को भी, तो इन दोनों का जाति एक ही अर्थ में है या अलग अलग अर्थ में? सर ये स्वाति मैम ने पूछा था, वैसे अलग होना चाहिए इसका। ओके। जी जी। इंदिरा जी सर नमस्ते। इंदिरा जी सर, जी सर। अगर उपन्यास आपकी प्रिय विधा है तो सर बहुत काम करना है आपको। जी एक ही बात कहूँगा बस। ठीक है। हाँ, विद्यापति की या जाति कवि के बारे में कोई और साथी बताओ। क्या आपने पूछा, आप बताओ। सर मैं तो कल परसों बच्चन सिंह को पढ़ रही थी, तो सामने आया तो मैंने सोच वही पूछ लिया बस। कोई बता दीजिए, मुझे तो ज्यादा खुद को ज्यादा पता नहीं है। और एक वो सर जो सुनने की साधना मिलती है सिद्ध साहित्य में, वो भी कोई अन्य साथी और बताए तो बताइए थोड़ा। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है सिद्ध साहित्य की है, और उस सिद्धों में जो शून्यता को महत्व भी दिया गया है, तो किसी को विशेष जानकारी तो कोई बताइए। एक शब्द में तो हम ये कह सकते हैं कि यह ज्ञान की साधना है, सत्य की साधना है। जी जी।
भाई सत्य क्या है, विज्ञान क्या है, सत्य का ज्ञान होना। तो उस सत्य के ज्ञान की ही साधना ये करते हैं, इसी कारण इनको निरीश्वरवादी भी कहा जाता है। अशोक जी, गोपाल जी, अमर जी, आप बताइए 85 वाला जो कौन सा सर, जाति कवि? हाँ अच्छा अच्छा, जाति कवि का तो सर ध्यान में नहीं है इनका। सर ये जो तुलसीदास है इनको तो शायद हिंदी का जातीय कवि कहते हैं, विद्यापति को हिंदी का थोड़ी बोलते हैं, ऐसे ही जातीय शब्द ही प्रयोग में होता है ना, हिंदी का मेरे हिसाब से शायद उनके लिए नहीं है, या नहीं मैं सर, गलत हिंदी का जातीय कवि यही सब हूँ? शब्द है। दोनों के लिए? विद्यापति के लिए मैं कंफर्म हूँ। जी जी, तो तुलसीदास के लिए मैं कंफर्म हूँ। ठीक है फिर तो। मैम ये विद्यापति को तो सिर्फ बच्चन सिंह ने ही कहा है जातीय कवि, बाकी तुलसी सर्वमान्यता के अनुसार पढ़ा जाता है, मैंने तो ये पढ़ा है। जी जी, हाँ हाँ, बच्चन सिंह के अनुसार ही होता है। जी। तो मैम बच्चन सिंह के अनुसार ही बता दीजिए उन्होंने क्या लिखा है इस बारे में, कुछ तो थोड़ा स्पष्टीकरण दिया होगा ना कि अगर उन्होंने जातीय कवि कहा है तो क्यों कहा है। अर्जुन सिंह जी, एक मैं बात कहना चाहूँगा यहाँ पर, अनुमति हो तो अर्जुन जी? बिल्कुल बिल्कुल सर। हेलो, देखिए बच्चन सिंह जी ने विद्यापति के बारे में दो बातें कही हैं। एक तो उनको अपर रूप का कवि बताया है और दूसरा बताया है उनको क्या नाम है, जातीय कवि, हिंदी का जातीय कवि। पर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उन दोनों ही बातों को स्पष्ट नहीं किया है बच्चन सिंह जी ने अपनी पुस्तक में। और आज तक मैं भी चक्कर खाता रहा हूँ कि अपरूप के कवि क्यों कहा है उन्होंने और जातीय कवि क्यों कहा है, दोनों ही बातों को स्पष्ट मतलब किस्सा ही नहीं छोड़ा है उन्होंने उसका। तो अब इसमें जातीय कवि के बारे में तो लिख करके हेडिंग डाल दिया कि हिंदी का जातीय कवि, फिर नीचे आ गया विद्यापति, पर उसमें दोबारा उसका कहीं भी नाम आया नहीं है कि जातीय कवि क्यों है। तो उन्होंने उसका कहीं भी जो है वो अपनी इस कथन का विश्लेषण नहीं किया अपनी पुस्तक में। अब क्या नाम है, इसको अपन एक तरीके से देख सकते हैं, अगर अपन थोड़ा सा इसमें विचार विश्लेषण करें यहाँ पर ग्रुप में, तो कारण जो रहे हैं तुलसीदास जी को जातीय कवि कहने के, लगभग लगभग वही कारण भी विद्यापति के लिए होंगे, तभी उनको जातीय कवि की संज्ञा दी जा सकती है। अब रही बात तुलसीदास जी को जातीय कवि क्यों कहने की, तो तुलसीदास जी को जातीय कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जातीयता से मतलब लिया जाता है कि जैसे कि दो वर्ड होते हैं, उसको अपन जाति शब्द को इस तरह समझ सकते हैं कि एक तो कंट्री होता है, एक होता है नेशन। कंट्री माने तो भौतिक संरचना हो जाती है जिस देश में अपन रह रहे हैं, और नेशन एक मतलब आत्म तत्व होता है, एक फीलिंग होती है, और वो फीलिंग क्रिएट होती है मतलब सांस्कृतिक मूल्यों से, और उस सांस्कृतिक मूल्य में भाषा एक बहुत बड़ा महत्व निभाती है। तो हिंदी और एक तो इस तरह से कि तुलसी ने जो है अपने काव्य में भारत की संस्कृति को बिल्कुल अक्षुण्ण रखा था, और ना केवल अक्षुण्ण रखा बल्कि उसको और उठाने का प्रयास किया था। पुनरुत्थानवादी थे तुलसीदास जी। तो सांस्कृतिक जितने भी मूल्य थे वो उनके काव्य में मिलते हैं, हर स्तर के मिलते हैं, हर तरह का आदर्श स्थापित किया है। तो एक तो ये हो गया कि वो इस तरह से हिंदी से मतलब वहां पर हिंदी जाति है। जब तुलसीदास जी के बारे में जाति कवि की अवधारणा रखी जाती है ना, तो उनका अर्थ दो तरीके से विद्वान लगाते हैं, और विद्वानों में इस बात को लेकर मतभेद भी है। एक विद्वान तो लगाते हैं कि हिंदी का अर्थ वहां पर भाषा से न लेकर के हिंदी बोलने वाली जाति से लेंगे। तो हिंदी का जातीय कवि मतलब कि हिंदी बोलने वाली भाषी, हिंदी भाषी जनता के वो जातीय कवि हैं। इस अर्थ में हम लेंगे कि उन्होंने जो संस्कृति को जो है सुधारात्मक रूप से अपने काव्य में जो है प्रस्तुत किया है, इस कारण से हो गई। दूसरे जो विद्वान होते हैं वो ये कहते हैं कि हिंदी शब्द को भाषा के रूप में अगर देखें तो उसका अर्थ इस तरह से निकलता है कि हिंदी साहित्य की जो भी प्रवृत्तियां उन तक आई थी, उन सबको उन्होंने अपने जो है क्या नाम है काव्य में समाहित किया है, उनका प्रयोग किया है, और न केवल प्रयोग किया है बल्कि बहुत ही अच्छी तरह से उनका जो है उत्थान दर्शा दिया है। एक तरह से वहां पर तुलसी के हाथ में आकर के वो विधाएं एक तरफ से पूर्णता को प्राप्त हो गई हैं। तो दो कारण मिलते हैं तुलसीदास को जाति कवि कहने के। अब दूसरा कारण विद्यापति पर लागू नहीं होता, क्योंकि विद्यापति ने केवल पदावली के माध्यम से अपन उनको हिंदी में रखते हैं,
कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो उनकी पुस्तकें मिलती हैं उनमें से एक तो मिलती नहीं है, और एक मिलती है तो वो अपभ्रंश की है, बाकी से संस्कृत की हैं उनकी कृतियां। तो केवल विद्यापति की पदावली के कारण ही विद्यापति हिंदी साहित्य में परिगणित किए जाते हैं। अब अगर अपन दूसरा कारण अपन ने तुलसी के लिए गौर फरमाया था, अगर उसको देखें तो विद्यापति पर लागू नहीं होता है। पर हाँ, पहला कारण लागू हो जाता है कि जो सांस्कृतिक था ना, जो संस्कृति थी हिंदी भाषी जनता की, वो उनके में झलकती है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो वो भी नहीं झलकती, केवल कोरी श्रृंगारिकता है उनकी पदावली में। तो कह गए हैं बच्चन सिंह उनको जाति कवि, पर उनको उन्होंने अपनी पुस्तक में या फिर किसी और निबंध में भी कहीं सिद्ध नहीं किया है। उनका एक और निबंध की पुस्तक आती है, उसमें साहित्यिक निबंध है, वहां पर भी अगर दृष्टि दौड़ाएंगे तो वहां पर भी उनको क्या नाम है, वो उन्होंने जाति कवि के रूप में सिद्ध नहीं किया है। तो ये अगर अपन कहें कि बच्चन सिंह ने जाति कवि कहा है तो क्यों कहा है, तो बच्चन सिंह ने उसको स्पष्ट नहीं किया है, उसको अपन अनुमान लगा सकते हैं, और अपने दोनों ही अनुमान जिस तरह से तुलसीदास जी के में लगाते हैं उस तरह